इस बीच श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज चौथे दिन पूरा हो गया। अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा, जिसकी कोर्ट से इजाजत मिल गई। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम तैयार है। बताया गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों के आधार पर जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 75 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। आफताब के नार्को टेस्ट में इन सवालों के जरिए श्रद्धा की हत्या की साजिश के तह तक पहुंचने की कोशिश होगी। को हॉस्पिटल में आने से पहले एफएसएल की टीम में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसमें उनका एक सेट ऑफ क्वेश्चनएयर होता है। दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि क्या श्रद्धा की हत्या पहले से रची साजिश के तहत की गई और हत्या के बाद उसने कैसे शव को ठिकाने लगाया। लेकिन नार्को टेस्ट से पहले आफताब का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आफताब फिट रहा तो सुबह उसे भूखे पेट अस्पताल पहुंचना पड़ेगा और पहुंचते ही सबसे पहले कैमरे पर उसकी रजामंदी ली जाएगी। इसके बाद उसे नार्को की प्रक्रिया बताई जाएगी, जिसके बाद उसे वो दवा दी जाएगी जिससे कि उस पर इतनी मदहोशी छा जाए कि वो हर सवाल का जवाब सच उगल सके। तरह से फिट होने के बाद ही पेशेंट को नार्को टेस्ट के लिए लिया जाता है और मॉर्निंग में सब्जेक्ट को फास्टिंग बुलाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टरों का भी मानना है कि नार्को टेस्ट में ऐसी कोई नई जानकारी सामने आ सकती है जिससे श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने में मदद मिले। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे पर एक कार गड्ढे में गिरने से अनबैलेंस होकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की खिड़की काटकर घायलों को बाहर निकाला। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में कामयाब रही। गिरफ्तार युवक पर नाबालिग की हत्या का आरोप है। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल गुजरात की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी के वोट मांगने पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहानुभूति कार्ड को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। खुद को अछूत बताते हुए पीएम पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया था। एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी को रावण कहना घोर अपमान है। उन्होंने इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया और कहा कि राज्य की जनता इसका जवाब देगी। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को पीएम मोदी से नफरत है, इसलिए कांग्रेस का हर नेता उन्हें गाली देता है। खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के हैं। क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बार बार हारते हैं, बार बार चुनाव में पिटते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। तो मैं यही कहूंगा, गुजरात की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी और पूरा प्रभावी जवाब देगी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने भी कांग्रेस पर गुजरात के बेटे का अपमान करने का आरोप लगाया। मालविया ने ट्वीट किया कि मौत का सौदागर से लेकर रावण तक कांग्रेस गुजरात और उसके बेटे का अपमान करती रही है। गुजरात विधानसभा के पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में भी बयानों के तीर चलते रहे। इस दौरान विरोधी दलों के निशाने पर बीजेपी रही। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शेर के जरिए कोहराम मचाने के लिए उकसाया। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, बल्कि मैं तो थोड़ा तोड़ कर कहूंगा, मोदी और आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हालांकि बयान पर विवाद ना बढ़े, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए मंच से ही सफाई दे दी। मैं तुमको पत्थर उठाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं इत्तेहाद पैदा करो, मजबूती पैदा करो।
इस बीच कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी बलात्कारियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों के साथ है। सारे बलात्कारियों के लोग टिकट दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता ने मन बना लिया है और इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा। कोरोना महामारी से मुकाबले में भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन इनकोवैक दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक के मुताबिक उसकी इंट्रानेजल वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन को प्राइमरी डोज के अलावा हेटेरोलॉगस बूस्टर डोज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेटेरोलॉगस बूस्टर डोज का मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी कोरोना वैक्सीन लगवा रखी हो तो भी आप इस इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर के तौर पर लगवा सकते हैं। यह वैक्सीन भी 2 डोज में दी जाएगी और दोनों डोज में 28 दिन का अंतर जरूरी है। वहीं चीन में कोरोना प्रतिबंधों और जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ लोगों का गुस्सा थोड़ा कम होता नजर आया। मंगलवार को बीजिंग और शंघाई में पहले के मुकाबले शांति दिखी। बीजिंग में लोग लाइन में लगकर कोविड टेस्ट कराते दिखे। बाजारों में सन्नाटा पसरा है, जबकि मेट्रो में भी पहले के मुकाबले बहुत कम लोग सफर करते नजर आए। खबरों के मुताबिक बीजिंग में कोरोना के 957 सिम्टोमेटिक मामले और 3,429 एसिम्टोमेटिक मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी। वहीं शंघाई में भी बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए गए। यहाँ कोविड के 20 सिम्टोमेटिक और 158 एसिम्टोमेटिक नए मामले सामने आए। हालांकि सोमवार को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुए और लोगों ने आंशिक लॉकडाउन का पालन किया। हालांकि रविवार को नजारा इससे ठीक उलट था। रविवार को प्रदर्शनकारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पद छोड़ने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए और शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो के नारे लगाने लगे। शंघाई में सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए कोविड प्रतिबंधों के लिए जिनपिंग को कसूरवार ठहराते दिखे, जबकि पीड़ितों की याद में कुछ लोग हाथ में मोमबत्तियां लिए फूल चढ़ाते नजर आए। Crazy. I think first is because of the Xi Jinping, the president. We should end his dictatorship because he only care about he only care about himself, his dictatorship. So this is why many people died of him. So but now it's a good news. Is many people getting to realize the president is illegal. शंघाई में एक विदेशी पत्रकार को गिरफ्तार करने और उसकी पिटाई की खबर भी आई, तो बीजिंग और नानजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी कोविड पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि शंघाई के अलावा उत्तर पश्चिम शहर उरुमची में भी प्रदर्शन हुए। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सरकार के खिलाफ गुस्से का इस तरह का इजहार और विरोध प्रदर्शन अब के पहले शायद ही कभी देखने को मिला था। दरअसल चीन में सरकार और राष्ट्रपति की सीधी आलोचना पर कड़ी कार्रवाई का खतरा रहता है, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को इस कदर दुखी और नाराज कर दिया कि उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने भी अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की भी पूरी कोशिश की गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को तो घसीटकर पुलिस वैन में डाला गया। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त भी प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जीरो कोविड नीति के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से लोगों के मन में निराशा घर कर गई है। लोग पाबंदियों से उकता चुके हैं। यही नहीं, रोज रोज के कोविड टेस्ट ने भी उन्हें परेशान कर दिया है।